तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10 विज्ञान चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। आप लोग को सभी को पता है कि कार्बन जिसका हमारा प्रतीक C होता है और इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा कितना होता है बच्चों 12 होता है। ठीक, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमारा इसका करते हैं ना बच्चों, तो होगा 2 और 4 होगा। तो देखिए ये जो है हमारा, अगर हम इसका बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, तो देखिए जो 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे इनर वाली क्लास में रहेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे बाह्यतम क्लास में रहेंगे बच्चों। ठीक है, चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों 4 होती है, जिस कारण ये क्या कहलाता है चतुर्संयोजक एलिमेंट कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब आता है कि कार्बन अन्य तत्वों से कैसे अलग है बच्चों। ठीक, कार्बन अन्य तत्वों से कैसे अलग है, क्योंकि कार्बन में वो टेंडेंसी होती है कि वह बहुत सारे यौगिक बना सके कंपेयर देन और तत्वों के अपेक्षा। तो कार्बन का इस विशेष व्यवहार को हम इस प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है चतुर्संयोजक टेट्रा कोवैलेंसी। कार्बन की 4 संयोजकता होती है और कार्बन केवल कोवैलेंट कंपाउंड सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध अभी बताते हैं बच्चों आगे आपको। ठीक, तो आप लोगों ने जैसा अभी तक पढ़ा है कि कंपाउंड हमारे आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं। तो आपके इसमें जो है बच्चों आयनिक यौगिक है और सहसंयोजी यौगिक है। तो आयनिक यौगिक आपको कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है कि जब कोई एलिमेंट, इसमें मैं बताती हूँ बच्चों, ये यौगिक जब बंध बनाते हैं तब एक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को स्थानांतरित कर देता है, जिससे एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे धनायन आवेश उत्पन्न होता है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पे ऋणायन आवेश उत्पन्न होता है। यह बंध आयनिक बंध या इस प्रकार के बने यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल NaCl का परमाणु क्रमांक 11 होता है और Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 1 होता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। Cl का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 7, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको। जैसे कि हमारा Na और Cl का हमने आयनिक यौगिक का फॉर्मेशन बताना है। तो Na का बच्चों पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 2 8 1, बाह्यतम कक्षा में कितना इसका इलेक्ट्रॉन है 1 है। Cl का करते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो ये होता है 2 8 और 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग जो फॉर्मेशन करते हैं जब आयनिक यौगिक का, तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन देखिए, Na के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों इस डॉट से दिखाते हैं और Cl को हम जो है ऐसे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक, तो सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है दे देता है, या कि ट्रांसफर कर देता है, जिससे सोडियम पे क्या आ जाता है प्लस चार्ज आ जाता है और Cl पर एक माइनस चार्ज आता है। जो देता है उससे जो लेता है उसको एक तीर के निशान से हम शो कर देते हैं, तो जिस कारण बने बॉन्ड को हम क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड कहते हैं और इस प्रकार के बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं बच्चों। अब दूसरा एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे कि MgCl2। Mg का आपको पता है परमाणु भार 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2 8 2 होता है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 2 होते हैं। Cl का मैंने वहां पे करके दिखाया था, Cl का हमारा 17 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7, बाह्यतम कक्षा में इसके कितने हैं बच्चों 7 हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मेशन देखेंगे आप, Mg 2Cl है, ये हमने ले लिया। ठीक, तो इसमें इसके हम इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कक्षा के उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे दिखाते हैं और इसके हम ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो देखिए ये जो सोडियम मैग्नीशियम है, एक अपना इलेक्ट्रॉन इस Cl को स्थानांतरण कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरण कर देता है। ठीक है, तो जिस कारण हमारे Mg पे 2 प्लस चार्ज और Cl पर
1 -4 और इस Cl पर 1 -4 उत्पन्न होता है बच्चों। तो इस प्रकार के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड तथा इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक तथा इस प्रकार की संयोजकता को आयनिक संयोजकता कहते हैं बच्चों। तो अब दूसरा आता है हमारा सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक बच्चों इसमें क्या होता है? जैसे इसमें आपने देखना आयनिक यौगिक में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी शेयरिंग होती है। इस प्रकार के यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉनों का केवल साझा करता है, शेयर करता है। यानी एक तत्व दूसरे तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है उतने ही इलेक्ट्रॉन वह दूसरे तत्व को भी साझा करवाता है या देता है। इस प्रकार तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं उनके मध्य उतने ही बंध बनते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंध बनता है, दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध बनता है, अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो त्रिबंध बनता है। ठीक, अब इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। देखिए अब इसमें हमारे और एग्जांपल है H2 है, Cl2 है, N2 है और काफी है इसमें हमारे, जैसे CH4 है। आप इसका भी एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका मैं फॉर्मेशन आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, जैसे हमारा CH2, ठीक, आपको पता है H का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1 होता है। भात्वक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 1 है। ठीक, तो हमारे H2 है तो H2 के भात्वक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के भात्वक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इनको दो दो इलेक्ट्रॉन अपने भात्वक कक्षा में पूरे करने होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं ये। ठीक, अब ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के लिए भी ये काउंट होगा और इस हाइड्रोजन के लिए भी ये काउंट होगा। तो इस प्रकार जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एकल बंध बनता है, यानी कि एकल सहसंयोजकता उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हमारा, जैसे Cl2 का भी लेते हो तो Cl2 में भी बच्चों हमारा सेम सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका भी देख लीजिए, आपको पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2, 8 और 7 होता है। भात्वक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो Cl है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। इसका देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। चूंकि इसको अष्टक नियम के अतिरिक्त का पालन करने के लिए अपने भात्वक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करते हैं? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं ये। तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है? एकल सहसंयोजक बॉन्ड बनता है बच्चों ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं, जैसे कि O2 का एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। O2 का परमाणु क्रमांक बच्चों 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 2 और 6 होता है। भात्वक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 6 है। O2 का करना है तो ऑक्सीजन के भात्वक कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 6। तो इसको अष्टक नियम के रूल का पालन करने के लिए भात्वक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों के पास, तो ये आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि साझा कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार एक बॉन्ड ये जो शेयरिंग करे, एक बॉन्ड ये, तो इसमें बना जो बॉन्ड होता है हमारा क्या होता है? द्विबंध होता है, यानी कि द्वि सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, अब आता है एक एग्जाम्पल हमारा N2 का। N2 का जो है परमाणु क्रमांक बच्चों आपको पता है कितना होता है? 7 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 5 होता है। भात्वक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके 5 होते हैं। ठीक है, तो इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं N और N, 1, 2, 3, 4, 3, ये 5 इसके लिए बनाते हैं, 5 इसके बनाते हैं। अब इनको अपना भात्वक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन के चाहिए, तो ये नाइट्रोजन 3 इससे ले लेता है और ये नाइट्रोजन 3 इस नाइट्रोजन से ले लेता है। ये देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी है। तो ये हमारा बॉन्ड, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, यानी कि इस प्रकार हमारा क्या बनता है? त्रिबंध बनता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार की संयोजकता क्या कहलाती है? सहसंयोजकता कहलाती है बच्चों। देखिए एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ, जैसे कि सपोज मैंने आपको एक पेंसिल दी,
तो उसके बदले आप भी मुझे एक पेंसिल देंगे, यानी कि जितना मैंने आपको दिया उतना आपने मुझे भी दिया। तो इस प्रकार हम दोनों ने क्या करा, एक एक पेंसिल की शेयरिंग कर ली, साझा कर लिया। तो इस प्रकार जो हमारा बंध बना आपस में वो क्या हुआ, सहसंयोजक बंध बनता है बच्चों। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब ऐसे हमारा CH4 का है बच्चों। CH4 का आप लोग देख लीजिए। CH4 यानी कि मेथेन। जैसे कार्बन का आपको पता है कि कितना होता है, कार्बन के भातम कक्षा में आपको मैंने बताया था कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 6 होता है। 6 होता है। इसके भात इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4, भातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन का आपको मैंने बताया था कि इसके का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका 1 होता है। तो यहाँ पे कितने हैं, H4 है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर 1 2 3 4 हमने ये बना दिया है, क्योंकि भातम कक्षा में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन को भी हम अरेंज कर लेते हैं ऐसे, ये देखिए। और हाइड्रोजन के हम इलेक्ट्रॉनों को डॉट से शो करते हैं बच्चों, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो। ये देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन को अपने भातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। प्रत्येक कार्बन को अपने भातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, 2। और कार्बन को अपने भातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, पूरे 8। तो ये क्या करते हैं, आपस में बराबर की शेयरिंग कर लेते हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन एक कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये भी शेयर कर लेता है और ये भी शेयर कर लेता है। ठीक है। तो अब ये जो कार्बन है प्रत्येक हाइड्रोजन के भी एक एक इलेक्ट्रॉन से का क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। ठीक, तो इस प्रकार देखिए, तो जो हमारा बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड 2 ये तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। ये तो इस प्रकार का जो बॉन्ड है हमारा क्या है, सहसंयोजक बंध कहलाता है बच्चों। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा श्रृंखलन, कैटेनेशन। ठीक, इसमें कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन से डायरेक्ट संयुक्त होकर एक लंबी श्रृंखला वाला यौगिक बना सकता है। कार्बन में जो संकलन की टेंडेंसी होती है, ये अपने जैसे दूसरे कार्बन से जुड़कर आगे बढ़कर ये बहुत लंबी एक श्रृंखला बनाता है, जिससे इसका जो इसका गुण कह सकते हैं, जिसको हम संकलन कहते हैं। ठीक, दूसरा आता है बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। जब छोटे छोटे अणु परस्पर मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जैसे एथीन है, एथीन का एक छोटा अणु लिया और बहुत सारे अणु को जब हम इनको संयुक्त करते हैं तो एक बहुत बड़ा अणुसूत्र वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन। तो ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण कहलाई जाती है। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा समवायता। समवायता आइसोमेरिज्म, यानी कि कार्बन के बहुत से यौगिक जो समान सूत्र रखते हुए भिन्न भिन्न संरचना प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, समवायता कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, कार्बन के बहुत से यौगिक जो समान सूत्र रखते हुए भिन्न भिन्न संरचना प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सूत्र तो उनका फॉर्मूला तो समान होगा, लेकिन समान फॉर्मूले के भी अलग अलग भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर वो शो करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल C5H12 है, जिसका क्या नाम है, IPC पेंटेन। ठीक है। तो इसमें देखिए, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनता है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनता है। 4 हमने कार्बन ऐसे लिए और एक कार्बन को हमने इसको श्रृंखला इसमें जोड़ दिया। तो इस प्रकार की संयोजकता हमारा, तो इस प्रकार क्या शो करता है, ये हमारा समवायता शो करता है बच्चों। ठीक है। फिर आता है कार्बन एवं उसके यौगिक। वो सारे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं बच्चों, है ना। कार्बन के यौगिक जिसमें वे सारे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, क्या होगा, वो हमारे कार्बन के यौगिक कहलाएगा। जैसे CO2, CH4, C6, H6, CH3, OH, ये सब क्या है, कार्बन के यौगिक। क्यों है, क्योंकि इसमें सब में क्या है, कार्बन उपस्थित है, इसलिए कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। ठीक। कार्बनिक यौगिक, तो इसके अंतर्गत आता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन के साथ कोवैलेंटली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई अन्य एलिमेंट भी जुड़ा होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है ना। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है।
ठीक है, कोई भी ऐड हो सकता है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, CH3COOH एसिटिक एसिड, जैसे CH3OH, C2H5OH। ठीक, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन के साथ कोवैलेंटली यानी सहसंयोजक रूप से कौन जुड़ा होता है, दूसरे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या अन्य एलिमेंट जुड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाए जाते हैं, है ना बेटा। दूसरा हमारा आता है हाइड्रोकार्बन। सो वेरी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें वे यौगिक जिसमें हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। जैसे CH4C2H6। ठीक है, तो कार्बन अब आता है कार्बन के यौगिक। कार्बन कंपाउंड हम देखते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है अकार्बनिक यौगिक, दूसरा हमारा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अकार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें केवल हाइड्रोजन नहीं होता है, क्या हो कहलाएगा, अकार्बनिक यौगिक। जैसे CO2 हो गया, CO हो गया, इसमें केवल हाइड्रोजन नहीं है, तो अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक आप जैसे ऊपर बताया था हमने, इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी और अन्य एलिमेंट भी कोवैलेंटली क्या हो सकता है, इसमें जुड़ा होता है। ठीक, तो वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक। ठीक, अब इसी का ही एक पार्ट हमारा क्या आता है, हाइड्रोकार्बन। इसका अगर हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो इसी का हमारा पार्ट आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स मैंने बताया था हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, तो ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। अब हम हाइड्रोकार्बन को आगे डिटेल से पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन ये भी हम इसका क्लासिफाई करते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला, एक होता है बंद श्रृंखला या रिंग। खुली श्रृंखला ओपन चेन, बंद श्रृंखला क्लोज चेन या रिंग। ओपन चेन यानी कि कोई भी, ओपन चेन यानी कि कोई भी चेन जो कि क्या है, ओपन है, उसमें कोई रिंग उपस्थित नहीं है। ठीक है, बंद श्रृंखला कोई भी रिंग होगी वो क्या होगी, हमारी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, बंद श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब इसको आगे हम क्लासिफाई करते हैं। तो जो खुली श्रृंखला है ये भी हमारे दो उसमें क्लासिफाइड है, वर्गीकृत है। तो ये भी दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड आता है, जैसे कि एल्केन। ठीक है, जैसे कि एल्केन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारा एल्कीन, एल्काइन यानी कि एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन जिसमें हमारा 3 बंध होता है। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों देखिए, जब हम पानी और चीनी का घोल बनाते हैं तो उसमें हम चीनी डालते रहते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जबकि हमारा सॉल्यूशन अत्यधिक चीनी को नहीं घोल पाता है, यानी कि चीनी फिर बाकी वैसी रहती दिखाई देती है, तो क्या होता है, हमारा संतृप्त सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, जैसे ये कार्बन की चेन है। अब देखिए, आपको पता है कार्बन अपनी 4 वैलेंसी से संयुक्त रहता है, तो इस कार्बन के लिए देखिए यहाँ पे हमारा जब हम ओपन चेन बनाते हैं तो कार्बन प्रत्येक रूप से अपने 4 वैलेंसियों से संयुक्त होते हैं। इसमें कोई भी अन्य एलिमेंट जुड़ने की इसमें कोई भी क्या होती है, टेंडेंसी नहीं होती है, यानी कि ये अपनी वैलेंसी से पूरी रूप से क्या है, संतृप्त है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, अब आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, एल्कीन बच्चों डबल बॉन्ड वाला होता है, जो एल्काइन है उसमें त्रिबंध पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हम एक श्रृंखला बनाते हैं, इसमें हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें जैसे मैंने अभी चीनी और पानी का आपको एक एग्जांपल बताया था, वह सॉल्यूशन जिसमें हम पानी में चीनी डालते रहते हैं, वो घुलती जाती और डालते हैं, घुलती जाती और डालते घुलती, यानी कि वो संतृप्त नहीं है चीनी से, यानी कि उसमें अभी भी चीनी घुल सकती है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चूंकि हाइड्रोकार्बन की बात चल रही है तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का एक देखिए, जैसे C है डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Ca, तो यहाँ पे अगर हम एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बन की 4 वैलेंसी संयुक्त नहीं होती है बच्चों। इसमें देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो कार्बन है आपको 4 वैलेंसी से संयुक्त क्या होता है, पूरा रिजेंबल होता है। देखिए ये अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो देखिए अब हमारे कार्बन की क्या हो रही है, वैलेंसी संयुक्त पूरी नहीं है, तो इसमें हम एक नीचे हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं,
है ना, यानी कि इसमें ऐसी क्षमता है कि इसमें हम और हाइड्रोजन जोड़ सके। तो ये कौन सा हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्काइन, एल्काइन में जिसमें मैंने बताया था त्रिबंध आएंगे कार्बन और कार्बन के मध्य में, है ना बच्चों। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4। देखिए इसमें अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इसमें एक यहां से जुड़ सकता है, एक एक एलिमेंट और जुड़ सकता है। ठीक, अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहां से भी हमारा एक एक एलिमेंट और जुड़ सकता है, यानी कि तब जाके ये क्या बन सकता है, संतृप्त बन सकता है। यानी कि ये क्या है, असंतृप्त, क्योंकि हम इसको बॉन्ड को तोड़ के और इलेक्ट्रॉन और एलिमेंट हम इसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाया जाता है। ठीक है, अब आता है आपका बंध श्रृंखला या रिंग। अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये जो बंध श्रृंखला है मैंने बताया था ये क्लोज स्ट्रक्चर जैसे रिंग में होना चाहिए, साइक्लिक होता है बच्चों। ठीक, तो ये भी हमारे दो उसमें क्लासिफाई किया जाता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जैसे कि साइक्लो एल्केन हो गया, साइक्लो एल्कीन हो गया और साइक्लो एल्काइन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और जो एल्काइन है उसमें पता है आपको, मैंने यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दिया था कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में हमारा त्रिबंध पाया जाता है ना। तो देखिए जब एलिसाइक्लिक की हम बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है, 3 में एलिसाइक्लिक की बात हम करते हैं तो ये भी हमारा 3 में बटा होता है, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। ठीक है बच्चों, हिंदी में आप कह सकते हैं इसको साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, आप इसको हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइक्लो एल्केन जिसमें हमारा क्या होगा, कोई भी रिंग होगी उसमें क्या होगा, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। साइक्लो एल्केन में क्या होगा, कोई भी हमारी रिंग होगी लेकिन उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। ठीक, और साइक्लो एल्केन कोई रिंग होगी उसमें हमारा क्या होगा, कोई भी रिंग होगी तो उसमें हमारा क्या होगा, त्रिबंध उपस्थित होगा। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं बच्चों। तो देखिए ये तो फर्स्ट इसका पार्ट हो गया। इसका सेकंड एरोमेटिक, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग का इसमें एक एग्जांपल आता है। ठीक, बेंजीन जिसमें हमारा डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक रिंग है। जैसे कि देखिए मैं बेंजीन का आपको बनाना सिखाती हूँ, C6H6। ठीक है, ये देखिए कितना होता है इसका, ये होता है, तो ये देखिए, और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। जी अब देखिए कार्बन के वैलेंसी हम देखते हैं तो 1 2 3, तो आप इसको कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड और चाहिए तो हम ये बना देते हैं। इसके लिए देखिए 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसके लिए चेक करते हैं 1 2 3, यानी कि एक बॉन्ड हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक, इसके लिए चेक करिए 1 2 3 4, इसके लिए चेक करिए 1 2 3, यानी कि ये भी एक बॉन्ड यहाँ बना देते हैं। अब इसके लिए चेक करिए 1 2 3 4, तो ये क्या है हमारा बेंजीन रिंग, जो कि क्या है, एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, अब आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों इससे पहले मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन रिंग में दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताती हूँ। C6H12 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें डिफरेंट पूछा जाता है बच्चों, बहुत क्वेश्चन आता है आपका। इसमें देखिए, इसमें प्रत्येक कार्बन के साथ 2 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये देखिए ये क्या है हमारा, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है हमारा, बेंजीन। ठीक है, इनके दोनों के स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं आपस में। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऊपर भी मैंने बताया था, फिर आपको बताती हूँ। कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध आता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, जैसे एक एग्जांपल है C5H12। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो 5 कार्बन है, 1 2 3 3 4 5, और प्रत्येक के साथ हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं।
ठीक। C2H6 एथेन, इसका फॉर्मूला मैं बना के दिखाती हूँ। C2H6 देखिए, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, दो कितने हैं हमारे, 2 कार्बन हैं और इनके साथ कितने जुड़े हैं, 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया। और भी अब इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो अब आता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे कि हमारा आगे भी बात हुई थी, जिसमें हमारा द्विव और त्रिबंध आता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीन, ब्यूटाइन। ब्यूटीन का फॉर्मूला देखिए C4H8, इसका हम बनाते हैं तो देखिए कितने कार्बन है हमारे, 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक, अब हमारे इनसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, ब्यूटीन है बच्चों, ब्यूटीन इन यानी कि डबल बॉन्ड है, ENE यानी कि ये है। एल्कीन, एल्कीन में क्या था, डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए चैन में, तो कहीं पे भी आप किसी भी पोजीशन में आप डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है, देखिए अब सबके लिए देखिए वैलेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, C4H8 का। कार्बन काउंट करिए, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आता है हमारा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का भी, अब ब्यूटाइन का भी हमारा बनता है देखिए C4H6। ब्यूटाइन आइन यानी कि इसमें त्रिबंध है। ठीक है, इसका देखिए C4 है, 1 2 3 4। अब हमने इसमें कहीं भी त्रिबंध लगाना है बच्चों, किसी भी पोजीशन पर आप लगा सकते हैं, और बाकी हमने हाइड्रोजन जोड़ देना है। बच्चों ये जब IPSC सीखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए त्रिबंध मैंने बना दिया है। अब इस कार्बन के लिए वैलेंस चेक करिए, 1 2 3 4। इसके लिए चेक करिए 1 2 3 4। इसके लिए देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब आता है हमारा एल्केन। अब हमारा एल्केन आता है, एल्केन जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या है, हमारे एल्केन है। ठीक है, जैसे कि CH4 C2H6, ये क्या है, सब हमारे एल्केन है। ठीक है, जैसे CH4 का आपको पता है, CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर खोलते हैं तो देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, हमारा एल्केन है। एल्कीन जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन की बात हो रही है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा C2H4 अभी बताया था आपको, जैसे कि यह है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा एल्कीन। एल्काइन, एल्काइन जिसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा किसी चेन में। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी हमने वो लिया, इसको हमने त्रिबॉन्ड दिखा दिया, यानी कि C2H2 का फॉर्मूला। ठीक, त्रिबॉन्ड, ये क्या हो गया, हमारा एल्काइन हो गया। अब आता है, अब देखिए इनके नेम कैसे हम लेते हैं, इसके लेते हैं। इसमें हमने 3 आपका डिवीजन कर दिया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्रीफिक्स पूर्व लग्न जो पहले लगता है, सफिक्स यानी कि जो बाद में लगता है। अब देखिए हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन हम जो है के उसके हिसाब से IPSC के हिसाब से इसको नेम दिया जाता है बच्चों, ये आपको लर्न अच्छे से करना है, इसी से ये आपकी IPSC स्टार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, C1 के लिए मैथ होता है, अगर एक कार्बन है किसी भी चेन में तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन और C10 के लिए डैक। ठीक है, तो एल्केन में हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारा CH4 है तो उसका नेम कैसे करेंगे हम, जैसे हमारा CH4 है, IPSC नेम। अगर C1 के लिए मैंने बताया था मैथ। ठीक है, तो देखिए C1 के लिए मैथ है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो क्या होगा, मैथ। अब हमारा देखिए एल्केन
में जो हमारा पीछे से क्या लगता है, एन, एन लगता है बच्चों, मैथ प्लस एन, तो ये क्या बना देगा हमारा, मेथेन। इसका आईपीसी नेम हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे C2 के लिए एथ होता है। इसमें एल्केन का एग्जांपल देखिए आप, C2H6। ठीक, C2 यानी कि 2 है, 2 कार्बन है तो एथ, क्योंकि ये एल्केन है तो इसमें पीछे से क्या लगेगा, एन, तो एथेन। देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, C2H6। ठीक, तो इसका देखिए अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाती हूँ इसका, ये देखिए। ठीक, कितने कार्बन है इसमें, 1 2, तो 2 के लिए क्या आता है, एथ यूज करते हैं हम। ठीक, क्योंकि ये क्या है, हमारा एल्केन है, एल्केन ग्रुप है, एल्केन में क्या लगता है, एन लगता है, तो एथ प्लस एन, तो इसका नेम बनता है हमारा एथीन। ठीक, और वैसे ही अब इसमें एल्कीन का मैं दिखाती हूं आपको, C2H4 के लिए। ठीक, इसका ओपन स्ट्रक्चर देखिए, इसमें C2 है तो 1 2, ये अब देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन क्या करता है, 4 वैलेंसी से अपना संयुक्त, 1 2 3 4। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4, चूंकि हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा एल्कीन का है। इसमें क्या लगेगा, ईन, यानी कि C2 के लिए एथ, तो इसमें क्या है, ईन प्लस ईन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथीन हो जाता है। ठीक, अब एक एग्जांपल देखते हैं एल्काइन का। एल्काइन जो कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसमें क्या लगता है हमारा, आइन। ठीक, इसका एग्जांपल देखिए एक C2H2, इसका बना लेते हैं एक ओपन स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें कितने हमारे कार्बन, 1 2। C2 के लिए सबको पता है क्या यूज होता है हमारा, एथ यूज होता है। क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होने पर हमारा क्या लगता है, आइन लगता है, प्लस आइन, तो ये बन जाता है हमारा एथाइन। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वैसे ही हमारा C3 के लिए हमको पता है, जब जहाँ पे हमारे 3 कार्बन होंगे प्रोब का यूज होता है। जैसे इसमें एग्जांपल है, यहाँ पे 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखिए 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोब। ठीक, चूंकि ये एल्केन में है तो प्रोब प्लस एन, प्रोपेन। ठीक, यहाँ देखिए बताती हूँ आपको, ठीक, कितना है, 1 कार्बन 2 3। C3 के लिए प्रोप 1 2 3 प्रोप, क्योंकि ये एल्केन है तो प्लस क्या हो जाएगा, एन, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाता है। ठीक, वैसे ही एल्कीन के लिए देखिए, C3 कार्बन के लिए एल्कीन का हम देखेंगे 1 2 3, इसमें हमारा डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगा सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में। 1 2 3 4, इसके लिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसके लिए काउंट कर लेते हैं, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और एक 4। अब इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो C3 के लिए प्रोप। अब इसमें हमारा ये एल्किल ग्रुप है तो प्लस क्या हो जाएगा, ईन, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपीन। ठीक है, अब आता है हमारा एल्काइल ग्रुप के लिए। एल्काइल ग्रुप में भी ऐसी होगा बच्चों,
देखिए इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक, 3 कार्बन है और बीच में क्या है हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो C3 के लिए आपको पता है प्रोप, चूंकि इसमें पीछे से क्या लगेगा आइन, क्योंकि ये एल्काइन ग्रुप का है, एल्काइन में पीछे से क्या लगता है आइन, तो प्रो प्लस आइन इक्वल टू प्रोपाइन, ठीक। वैसे ही हमारा C4 के लिए, C5 के लिए, C6 के लिए, C7 के लिए, C8 के लिए, C9 के लिए, C10 के लिए, ठीक। जैसे एक बार C4 का आप देख लीजिए या C5 का देख लीजिए आप। C5 के लिए देखिए एल्केन में आपने क्या करना है, केवल कार्बन की संख्या बढ़ानी है, 1 2 3 4 5। अब इसमें अपने हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं, ये देखिए, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो C5 के लिए पेंट प्लस एन, तो ये बनाता है आपका पेंटेन, ठीक। ऐसे अगर हमारा C6 होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक। हेक्स होता है तो हम इसमें आगे एक कार्बन और जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अब इसका नेम क्या हो जाएगा, वैसे यहाँ पे हम पेंट के को करके यहाँ पे क्या कर देते हैं हेक्स, तो ये हमारा हो जाता है हेक्सेन, ठीक। ऐसी 7 के लिए ऐसी है तो यहाँ पे हम फिर से कार्बन जोड़ देते हैं, तो उसमें क्या उसका नेम हो जाएगा है, क्या हो जाएगा 7 के लिए हमारा आता है हेप्ट, तो हेप्ट प्लस एन हेप्टेन बन जाता है। इसी प्रकार आप 8 के लिए कर सकते हैं, C8 के लिए, 9 के लिए और C10 के लिए कर सकते हैं, ठीक है।